Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 4th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल इंडिया के जॉब क्राइसिस को हाईलाइट करता है. दिस आर्टिकल इज रिटन बाय संतोष मेहरोत्रा and the title of this article is Joblessness on the Rise in India. And सबसे पहले इस आर्टिकल में NSO के एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को यहाँ पे साइट किया गया है. सो NSO's एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड अकॉर्डिंग टू इट अगर हम यहाँ पे 2004 से 14 का अगर हम टाइम पीरियड देखें एंड जिस टाइम पे हमारे अगर हम मान के चलें कि देयर वाज 8% पर अनम जीडीपी ग्रोथ, तो उस टाइम पे 7.5 मिलियन न्यू नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट किए गए थे हर साल. सो 7.5 नॉन फार्म जॉब्स वर क्रिएटेड एवरी ईयर फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 2005 टू 2012. एंड अगर हम यहीं पे इसे कंपेयर करें विद दैट ऑफ 2013 एंड 2019, तो इस टाइम पे जो नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट किए गए हैं दैट इज़ ओनली अराउंड 2.9 मिलियन. ये जो डाटा है ये NSO का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से लिया गया है. एंड व्हेन वी आर सीइंग दैट एटलीस्ट 5 मिलियन दे वर जॉइनिंग द लेबर फोर्स एनुअली, तो अकॉर्डिंग टू द NSO's पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये देखा गया है कि हर साल there were at least 5 million people who were joining the labor force of India, but still from the 2013 and 19 जो jobs new form jobs जो create किए गए हैं that is only 2.9 million. एंड NSO ने itself ये स्टेट किया है कि ये जो दोनों सर्वेज हैं, पहला भी NSA का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है और ये जो लेबर फोर्स के बारे में हम बात करें दिस इज़ NSO's पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. सो NSO खुद ये स्टेट करता है दैट बोथ ऑफ दीज सर्वेज दे प्रोवाइड कंपेरेबल डाटा. सो बाय क्लेमिंग दैट these two surveys are not comparable, this is not correct. फर्दर ये क्लेम किया गया था 2017, 18 और 19, 20 में जो वर्कर पार्टिसिपेशन रेट है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये राइज कर रही थी. दिस इज़ द क्लेम इज़ मेड कि 2017, 18 में और 19, 20 में वर्कर पार्टिसिपेशन रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये राइज कर रहा था एंड इट वाज शोइंग इम्प्रूवमेंट इन द लेबर मार्केट. तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये रेट्स इंक्रीज़ कर रहे थे तो एग्जैक्टली कब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी फ्रॉम 2017 टू 2020. The reality is this, that if there is rise in the workers participation rate or labor force participation rate, it is misleading. It caused mostly by increasing the unpaid family labor, mostly by the women. And then there was a claim made कि अगर हम manufacturing employment की बात करें from 2017, 18 and 19, 20, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है ये भी इंक्रीज़ हुई है बाय 1.8 मिलियन. दिस इज़ करेक्ट. दिस इज़ बेस्ड ऑन द NSO's पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. नाउ व्हाट इज़ इग्नोर्ड हियर इज़ that between 2011 and 12 and 2017 and 18 the manufacturing employment has fell in absolute terms by 3 million. तो 3 मिलियन से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है ये डिक्रीज़ हुई है. सो अ रिकवरी इज़ हार्डली एनी कंसोलेशन. अगर हमारे पास इससे पहले 3 मिलियन एम्प्लॉयमेंट फॉल हुआ है तो 17 और 20 के बीच में 1.8 मिलियन का इंक्रीज़ होना प्रैक्टिकल इंक्रीज़ नहीं है. इट डज़ नॉट रिलेट्स टू एनी रिकवरी क्योंकि उससे पहले 3 मिलियन का फॉल हो चुका है. एंड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को एज अ शेयर ऑफ GDP देखें तो 2016 में दिस वाज अराउंड 17% एंड देन इट डिक्रीज टू 15% and then to 13% in 2020. So despite हमारी कंट्री में इस दौरान मेक इन इंडिया चल रहा है बट स्टिल मेक इन इंडियन इनिशिएटिव के बिना भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है GDP में ये डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 17% इन 2016 टू 13% इन 2020. इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऑफर जिसकी बात की गई है वो ये है कि कहा जाता है कि GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022
could not have returned to pre-COVID financial year 20 level without workers returning to work or MSEs recovering too. Now, clearly, this fails to recognize that organized economic activity could recover without a corresponding increase in unorganized activities. So, they are cancelling each other out. And they still leave India jobless, without work, even less work. सेकेंडली अगर हम देखें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक देयर वाज फॉल इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट और ये दोबारा रिवर्स हुआ ही नहीं है. With the urban unemployment rate, they are rising in April, June 2021 back to mid 2020 level. And even जो labor force participation है, that is also falling again. और इसे कहा गया this is basically a K-shaped recovery. इसके साथ साथ अगर हम कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन की बात करें, so they conducted a survey of over 81,000 micro businesses across India in June 2021, just after the second wave was over. And इस सर्वे में ये देखा that 59% of them they reduced their staff as compared to the pre-COVID levels, and 88% respondents had no availed for any government stimulus packages. 28% reported that they were unable to get payment dues from their customers from private as well as from government. And 64% reported that banks were not giving them loans. तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की रिकवरी मार्च 2021 से ही नहीं हो पा रही है. एंड दिस क्लियरली इग्नोर्स दैट द अर्बन एम्प्लॉयमेंट बेयरली कैप्चर्स अ थर्ड ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करें, सो ड्यूरिंग कोविड इट मे हैव परफॉर्म्ड वेल. एंड इसके साथ साथ जो फ्री राशंस दिए गए थे, इट काइंड ऑफ एलिवेटेड द एक्यूट डिस्ट्रेस एज वेल. But this completely ignores that between 2019 and 20, the absolute number of workers in agriculture increased from 200 million to 232 million. And जिससे कि जो रूरल वेजेस हैं वो डिप्रेस हुई हैं. And there is a reversal of absolute fall in the farm employment of 37 million between 2005 and 2012. Now वो एक ऐसा टाइम था जब जो नॉन फॉर्म जॉब्स थी, they were growing 7.5 million annually, and therefore the real wages were rising and the number of poor they were falling down. But with the rising farm employment, it is the reversal of the structural change that was underway until 2014. इससे पहले रूरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट फॉल डाउन हो रहा था, और ऑन द अदर हैंड जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ रही थी. वहाँ पे 7.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट हर साल क्रिएट हो रही थी. लेकिन अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है. अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज़ कर रहा है और एग्रीकल्चर के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बर्डन है, वो इंक्रीज़ हो चुका है. इसके अलावा इस आर्टिकल में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई और कहा गया कि देयर इज़ क्लेम दैट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज न्यू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रोज इन द लास्ट 2 years. Now there is one limitation of the EPFO based payroll data. It is the absence of data on unique existing contributors. So employees join, they leave, and then they rejoin, leading to the continuous revision in the EPFO enrollment. So there has been massive increase in joblessness of at least 10 million due to COVID-19. And on top of that, 30 million already unemployed in 2019. So this happened while the CMIE has reported that the employment rate has fallen from 43% in 2016 to 37% in just 4 years. And therefore, poverty has also increased during the pre-COVID times, and it has increased further after the post-COVID by all the estimates. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the disparities in the life expectancy. So using the life expectancy data from the 2 rounds of National Family and Health Survey, it's a recent research paper, it shows that there is a wide gulf that exists between the high caste Hindu men and women and the individuals from scheduled caste and scheduled tribes and other minority communities as well. Now अगर हम 1997 और 2000 और 2013 और 2016 देखें तो इन दोनों पीरियड्स को हम कंपैरिजन के लिए कंसिडर करेंगे. सो इट शोज़ दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स हैव इम्प्रूव्ड. हाउएवर
the gap between the high caste, the so-called high caste, and the SC/STs, it continued to remain at a similar rate. Moreover, अगर हम caste groupings के अंदर देखें, urban individuals they have higher life expectancy as compared to their rural counterparts. And ये जो disparities हैं ये दोनों ही periods के अंदर देखने के लिए मिली हैं. Now यहाँ पे अगर हम life expectancy की बात करें, it basically refers to the perceived life longevity of a person. किसी भी person की कितनी life longevity होगी उसे जो हम perceive करते हैं that is called as life expectancy. This is based on many factors like their living condition, family history, and the other external factors which can change while migrating from one place to another. जैसे कि किसी एक जगह से दूसरी जगह गए तो health facilities में change आ सकता है. Now इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसने कुछ स्टडी प्रोग्रेसेस किए हैं. इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम नंबर इन 30s आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अराउंड 66 एज पर 2011 सेंसस. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये 66 पे पहुंच चुकी है. हिस्टोरिकली women have lived longer than men. This is due to various biological and psychological advantages. One is but अगर हम presently देखें there are some recent changes in the lifestyle of women when they're trying to balance work and home life. They're also suffering from what was once considered as men's disease. Now this has also changing trend and now the women are also affected with the same. Now इस observation की वजह से जो life expectancy gap था between both the genders ये decrease हुआ है. Also life expectancy is increasing for both. In old age, now this is because of increased medical facilities in most of the countries. Medical facilities increase होने की वजह से जो death rate है वो decrease होता है. And even with those who are financially pronounced, they are living longer. जैसा कि हमने यहाँ पे भी बात की. But if we take into account the prevalent patriarchal traditions in India, it has been seen that the life expectancy of female is low in rural areas. यहाँ पे एक पेट्रियार्कल ट्रेडिशन इंडिया का हाईलाइट होता है. देन वी हैव रीजनल चेंजेस एज वेल. नाउ अनसरप्राइजिंगली अगर हम केरला की बात करें, इन स्पाइट ऑफ लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ दे स्पेंड मोस्ट ऑन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर द बेस्ट. एंड एट द सेम टाइम इवन द रिचर स्टेट्स लाइक गुजरात वेयर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज लेस दे लैग बिहाइंड इट. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट टर्कीज फॉरेन पॉलिसी. तो जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से ही टर्की काफ़ी प्रोएक्टिवली वेस्ट एशियन नेबर्स के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको रीसेट करने की कोशिश कर रहा है. एंड बेसिकली दैट टर्की इज़ इन बेटर पोजीशन सो दैट इट कैन कोप अप विद द सीरियस जियोपॉलिटिकल चेंजेस दैट आर इमर्जिंग बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. एंड इसी कोर्स करेक्शन के दौरान सबसे पहले टर्की और इज़राइल की बात करते हैं. So this entire thing began when the Israel's president Isaac Herzog visited Turkey, and they ended a decade of strained ties that was going on between Turkey and Israel, and that was largely on account of Turkey's support for the Palestinian interest. So Turkey was supporting Palestinian interest, and therefore Turkey और Israel के जो relations थे उनमें थोड़ा सा strain हमें देखने के लिए मिल रहा था. But जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है एंड इसमें टर्की जो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है एंड दे आर काइंड ऑफ कोर्स करेक्टिंग द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. तो सबसे पहले इज़राइल्स प्रेसिडेंट विजिटेड टर्की एंड आफ्टर दिस तो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक आउटरीच रही है टर्की की दैट हैज़ बीन विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया. सो द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की he visited Saudi Arabia and he proceeded by this special prosecutor in Turkey transferring the criminal case against the 26 Saudi nationals for the murder of Jamal Khashoggi to the kingdom itself. तो ये जो सेंसिटिव और डिसिसिव मैटर टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में चल रहा था इसे यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है एंड दिस मैटर हैज़ बीन क्लोज नाउ. And therefore this was the most dramatic turnout for between Turkey and Saudi Arabia during this Russia-Ukraine conflict. And even Saudi Arabia ने भी इसे reciprocate किया. Saudi Arabia ने जो Turkish goods के ऊपर जो ban लगाया हुआ था on the import of Turkish goods इसे उन्होंने abolish कर दिया है. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक dramatic turn था between Saudi Arabia and Turkey.
एंड जिसकी वजह से इवन टर्की के जो एक्सपोर्ट्स थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए थे फ्रॉम $3.2 मिलियन इन 2019 to 200 million last year. And now the Saudi Arabia has lifted the import ban that was on Turkey. इसी के साथ साथ टर्की और सऊदी अरेबिया में ये भी बात हुई that they will start a new period of cooperation and specifically यहाँ पे energy, health, food security, finance एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ वाला जो एरिया है इसे परस्यू करने की बात की गई. एंड इस विज़िट के दौरान टर्की के प्रेसिडेंट ने काफ़ी कॉर्डियल मीटिंग्स की विद किंग सलमान एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही इज़ रेफर्ड टू द किंगडम एज टर्कीज़ फ्रेंड एंड ब्रदर. सो बायलेटरल इकोनॉमिकल टाइज़ को तो बूस्ट किया ही जा रहा है. सिमिलरली अगर हम रीजनल कमेंटेटर्स की बात करें सो दिस हैज़ रेफर टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कोऑपरेशन इन प्रमोटिंग द रीजनल स्टेबिलिटी. नाउ चाहे मैटर्स चाहे वो सीरिया के रिलेटेड हो, इराक, इजिप्ट या फिर ईस्ट मेडिटेरियन को लेकर हो, तो रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ ये एक पॉजिटिव स्टेप है. नाउ आफ्टर दिस इफ़ वी टॉक अबाउट द टर्कीज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे नोट करनी है दैट टर्की इज़ मेंबर ऑफ नेटो सिंस 1952. 1952 से ही टर्की नेटो का मेंबर है. एंड टर्की अंडर प्रेसिडेंट एर्डोगन aspires, as Graham Fuller has said, to a broad regional leadership unbeholden to any single country or power. And this kind of convinced that US had some hand in an attempt of coup against him in July 2016. And therefore Turkey's president, he moved more closer to Russia on contrary to NATO rules. Even they purchased the Russia's S-400 missile defense system as well. So its expulsion from NATO project to develop the F-35 fighter aircraft has encouraged their greater affinity with Russia. And अगर हम रशिया और टर्की की बात करें, so today Russia provides 52% of Turkey's gas imports and similarly 65% जो टर्की की grain requirements हैं वो रशिया से आती हैं. And they even send the 7 million tourists annually to make a significant contribution to Turkey's GDP. Russia is also constructing a nuclear power station that in 2030 will meet 30% of Turkey's energy needs. And Russia और टर्की के जो bilateral relations रहे हैं last year, that was around $30 billion. इसके अलावा रशिया और टर्की के बीच में एक टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी है. इट्स 930 किलोमीटर लॉन्ग टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कि यूक्रेन को बाईपास करती है एंड इट लिंक्स दी टर्की एंड रशिया थ्रू ब्लैक सी. तो याद रखेंगे टर्की और रशिया के बीच में जो गैस पाइपलाइन है दिस इज़ कॉल्ड एज टर्क स्ट्रीम एंड ये डायरेक्टली दोनों कंट्रीज़ को लिंक करती है एंड इट पासिस थ्रू ब्लैक सी बाईपासिंग यूक्रेन. नाउ रशिया और टर्की के रिलेशन के बाद देन लेट्स सी कि टर्की और यूक्रेन के कैसे रिलेशंस हैं. सो टर्की हैव ऑल्सो क्लोज टाइज विद यूक्रेन एज वेल. यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन टर्की को 15% ग्रेन इम्पोर्ट्स भेजता है एंड अलॉन्ग विद दिस यूक्रेन ऑल्सो सेंड 1 million टूरिस्ट टू टर्की जिससे टर्की की GDP में ग्रोथ आती है. And even in early February 2022, both the countries they entered into a free trade agreement as well. दोनों के बीच में free trade agreement हुआ है along with a defense cooperation agreement between Turkey and Ukraine. And Turkey से टर्की का जो lethal बेरत्कार TB2 unmanned drone है उससे यूक्रेन में उसको सप्लाई जाती है जिससे कि यूक्रेन की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बूस्ट होती हैं. एंड इवन इसका रोल जो ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे भी जो यूक्रेन की फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें भी टर्की का ये जो अनमैन्ड बेरत्कार TB2 ड्रोन है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. एंड इवन टर्की होस्टेड द सेकेंड राउंड ऑफ रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स इन इस्तांबुल. लेकिन तब से ही जो पीस टॉक्स हैं वो रुक चुकी हैं एंड रिसेंट रिपोर्ट्स दे इंडिकेट दैट द वेस्टर्न अलाइज आर नॉट कीन ऑन क्विक एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट. सो एट द सेम टाइम वेस्टर्न नेशंस आर परसुइंग एफर्ट्स टू पुल टर्की मोर डीपली इनटू देयर अलायंस. लेकिन अगर हम यहाँ पे टर्की की फॉरेन पॉलिसी देखें सो टर्की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर कमिटेड है एंड दे इवन डिस्क्राइब द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज अ वॉर.
And in terms of the Montreux Convention of 1936, the Bosporus and Dardanelles Straits have been closed for naval shipping. Along with this, टर्की के प्रेसिडेंट ने इस वॉर को अनएक्सेप्टेबल डिस्क्राइब किया था. एंड वाइल टर्की की जो ऑफिशियल मीडिया है, दे हैव ऑल्सो ओपनली क्रिटिसाइज्ड द रशियन अटैक. एंड टर्की ऑल्सो co-sponsored the United Nations General Assembly's resolution that deplored the Russian invasion. However, Turkey has refused to join its Western allies in imposing the economic sanctions on Russia. रशिया के इस मूव पे ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है. यूनाइटेड नेशंस में ऐसी रेजोल्यूशन जो कि टर्की के इस मूव को डिप्लोर करती है उसे भी को स्पॉन्सर किया है, लेकिन वेस्टर्न अलाइज को ज्वाइन नहीं किया इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिंग द इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया. एंड नॉर इट हैज़ क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू द रशियन ट्रैफिक. इट हैज़ ऑल्सो नॉट सेंट एनी फ्रेश आर्म्ड शिपमेंट्स टू यूक्रेन. ना ये जो पूरा रीजन है जियोपॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो चुका है. जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो टर्की इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दैट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो. एंड विद द सिंकिंग ऑफ रशियाज ब्लैक सी फ्लीट फ्लैगशिप मॉस्कोवा ऑन 14th April, and that was possibly through a missile attack from Ukraine, it has highlighted the significance of Black Sea. दो जो रशिया का जो ब्लैक सी फ्लीट था, इसके थ्रू Russia, it was ancient to project power in the Mediterranean. Hence the expansion and modernization of its bases in Crimea, Tartus or Hemim in Syria, and the consolidation of military presence in Libya as well. तो मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पे अपनी पावर को डोमिनेंस करना और वहाँ पे कितना स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट रोल ब्लैक सी का है वो इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हाईलाइट होता है. रशिया के जो कंसर्न्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, they impinge on Turkey's interest as well. Hence, not surprisingly, they have been on opposite sides on the Nagorno-Karabakh dispute. And even 2020 में टर्की ने अज़रबैजान को बैक किया था अगेंस्ट आर्मीनिया, who's a Russian ally. And Turkey has also opposed Russia's occupation of Crimea in 2014 on the ground that Russian control over Crimea and the upgradation of Russian naval capabilities will tilt the maritime balance of power in the favor of Russia. And in response to this, Turkey has enhanced their naval power in these waters also. इसी साल अप्रैल में द ब्लू होमलैंड एक नेवल एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट करवाई गई थी इन द ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरियन सी. इसके अंदर 122 शिप्स को इन्वॉल्व किया गया था विद 41 एयरक्राफ्ट एंड 12,000 पर्सोनल्स. सो ड्यूरिंग दिस वॉर गेम्स the president of Turkey pledged to make Turkey the most powerful naval force in that region. Now इसके बाद अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, तो जो रशिया का प्लान था टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ डोनबास रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन एंड द यूक्रेनियन कोस्ट ऑन द ब्लैक सी, and now they take over the Transnistria region which is on the border of Ukraine and Moldova. हमने कल ही ट्रांसनिस्टीरिया का पूरा जो इम्पॉर्टेंस है, जो रोल है, उसे डिस्कस किया था. ना इन सबको अगर मिलाया जाए तो इससे सिग्निफिकेंटली जो रशिया की इन्फ्लुएंस है वो ब्लैक सी रीजन में काफ़ी बढ़ सकती है, और इससे जो ट्रेडिशनल रशिया और ऑटोमन राइवलरी है इस पर्टिकुलर रीजन में वो रिवाइव हो सकती है. Ottomans had been backed by the Western allies, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा रोल है. टर्की वांट दैट दे शुड बी द नेवल फोर्स इन दैट रीजन. लेकिन अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की जो डोमिनेंस है, वो उस इन्फ्लुएंस है, वो उस रीजन में बढ़ सकती है. तो इससे रशिया ऑटोमन जो राइवलरी है वो भी रिवाइव हो सकती है. राइट नाउ NATO allies they hope that faced with the challenge of expansionist Russia, Turkey would return as a compliant member of the Transatlantic Alliance. कि इसको देखते हुए कि जिस तरह रशिया का वहाँ पे एक्सपेंशनिज्म चल रहा है, टर्की कैन अगैन कम बैक टू NATO. ये वेस्टर्न अलाइज उम्मीद पे हैं, बट दिस सीम्स अनलाइकली. टर्की रिमेन्स अनकम्फर्टेबल विद पीरियोडिक वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, स्पेशली ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ टर्कीज अथॉरिटेरियन वेज. टर्की की जो पब्लिक ओपिनियन है, दे आर मोस्टली लार्जली एंटी वेस्ट. तो जनवरी 2022 में एक सर्वे भी करवाया गया था, एंड 39.4% they polled in the favor of closer ties with China and Russia, whereas 37% of them voted towards US and European Union.
लेकिन अगर इसी से पहले 1 साल पहले जब ये सर्वे करवाया गया था तो तब वेस्टर्न अलाइज की तरफ जो टिल्ट था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू रशिया एंड चाइना. बट राइट नाउ इन टर्की द टिल्ट इज़ मोर टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना देन टुवर्ड्स यूएस और यूरोपियन यूनियन. अगैन अगर हम जियो पोलिटिकल टर्म्स की बात करें, टर्की नीड्स टू वर्क वेरी क्लोजली विद रशिया, स्पेशली टू मैनेज देयर क्रूशियल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, द कॉकेशियस एंड अफगानिस्तान. देयर आर सो मेनी फ्रंट्स. Now, as the war is continuing, there are increasing domestic and regional pressure on Turkey as well, and Turkish leadership will need to depend on his, substantial capacity as a crisis manager to take his country through these stormy times. So, this was all the new developments on the front of Turkey's foreign policy amid the Russia-Ukraine war. So, that is all for this video. हमने इस वीडियो में आज के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन्हें कवर किया. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.